हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिया लर्निंग। आज हमारा दूसरा सेशन होने वाला है सीडीएस पास्ट ईयर्स में, जिसमें हम ज्योमेट्री के अंदर लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था 2012 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे 2013 से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमने शॉर्ट्स के अंदर जो अच्छे क्वेश्चन हैं ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा के, वो डाले हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ द अनदर एंगल देन द टू एंगल्स आर। देखो, ज्योमेट्री के अंदर कभी भी अगर आपको क्वेश्चन विदाउट फिगर है, पहले उसकी आप फिगर फॉर्म करो। ये अप्रोच करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि अगर फिगर है तो आपका 50% काम आसान हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि अगर हम ज्योमेट्री के अंदर एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं। आपको पता होगा हम इस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ, एक एंगल है जिसकी एक आर्म दूसरे एंगल के बराबर है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। आप कह सकते हो ये वाली आर्म इसके पैरेलल है और ये वाली आर्म इस एंगल की इसके पैरेलल है। सॉरी, अब ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस क्या होगा, इस तरीके से, जब ये पैरेलल है इसके, लेकिन ये वाली आर्म हो जाएगी इसके पैरेलल। अब उससे पूछा है कि ये जो एंगल्स का जो फॉर्मेशन होगा, ये एंगल्स इस ऑप्शन में से कैसे होंगे। मान लेते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, तो देखो ये पैरेलल इसके है और ये किसका काम कर रहा है, ये लाइन ट्रांसवर्स का काम कर रही है। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन को काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। बेसिकली सेम पोजीशन पे जो एंगल आएंगे। अब ये देखो, ये लाइन पैरेलल है इसके और ये काम किसका कर रहा है, ट्रांसवर्स का। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। इस मींस कि अगर ये वाला केस हुआ तो एंगल हमेशा बराबर होंगे। अब इस केस में देख लेते हैं, इसको माना थीटा, तो आप देख रहे हो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल हमारे पास सोल्व करके कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब अगर ये 180 माइनस थीटा है, ध्यान से देखो, ये पैरेलल है इसके, ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्स का। अगर ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये केस हुआ तो एंगल कैसे हैं, बराबर, और अगर ये वाला केस हुआ तो एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा केस है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर का क्वेश्चन है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम में आपको पता होना चाहिए कि वन साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। उसने इसमें दे भी रखा है कि EF इज पैरेलल टू BC एंड AD। आपसे पूछा है एंगल Y की वैल्यू बताओ, तो आपको दिखना चाहिए अगर AD और EF पैरेलल है तो ये लाइन किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्स का काम कर रही है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब रिलेवेंट है आपके आंसर को फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे, लेट OA, OB, OC एंड OD आर द रेज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। उसने आपसे बोला है कि AOB, COD अपनी मर्जी से कहीं पे भी एंगल मान लेते हैं ये आपका O है, तो ये हो जाएगा OA। यहां पे हमने कहीं पे मान लिया OB, यहां पे हमने मान लिया OC, और यहां पे हमने मान लिया OD। अपनी मर्जी से कहीं पे भी इनको मान लो, लेकिन लिखना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसने आपसे क्या बोला है कि AOB एंड COD, तो AOB एंड COD ये जो एंगल है कितने हैं, 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो एंगल BOC कितना है यहाँ पे, 82 डिग्री, एंड AOD आपका ये एंगल कितना है, 78 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये दो स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ो कि AOC एंड BOC आर लाइंस। तो लाइंस की क्या आइडेंटिटी होती है, तो इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखो, लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, तो किसी भी पॉइंट पे जो एक तरफ एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए था। तो अगर AOC एक लाइन है, तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये कितना होना चाहिए था,
180 डिग्री, लेकिन आ कितना रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 182। तो क्या ये लाइन है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हम चेक करेंगे बीओडी में, तो बीओडी में कितना एंगल आ रहा है? 182 डिग्री। इट मींस कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, कि एओसी एंड बीओडी लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइंस के ऊपर एंगल हमेशा 180 बनेगा और यहां पे 182 डिग्री आ रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, एओडी एंड बीओसी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। अगर 90 होता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एओडी, अब ध्यान से देखो, एओडी कितना है? ये 78। बीओसी कितना है? 82। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 160। लेकिन उसने क्या बोल दिया? सप्लीमेंट्री। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 आना चाहिए था। कितना आ रहा है हमारे पास? 160। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नो टू। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले बेटा इन क्वेश्चंस को ना वीडियो को पोस्ट करके आप खुद से आप सोल्व करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखो कि जो अप्रोच आपने की क्या वो सेम है जो मैं अप्रोच कर रहा हूं क्वेश्चंस पे। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 80 डिग्री इज। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। तो अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है और एक एंगल कितना है? 80, तो दूसरा एंगल क्या जाएगा? 10 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना है? 10 डिग्री। लेकिन अब ऑप्शन देखो, डिग्री की फॉर्म में तो है ही नहीं, किसकी फॉर्म में है? रेडियन की फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? ये जो 10 डिग्री है हमें इसको लिखना है रेडियन की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन 180 डिग्री। कितने का पूछा है हमसे? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री की वैल्यू रेडियन की फॉर्म में कितनी आ जाएगी? पाई बाय 18। तो पाई बाय 18 इसका मतलब चार्ली आंसर। अगर ये पता था क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता। बस ध्यान रखो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल्स का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। बस ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एक बताने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है आगे। देयर आर 5 लाइंस इन अ प्लेन, no two of which are parallel, the maximum number of points in which they can intersect is। आपको 2 से 3 बातें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, अगर आप कभी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करोगे तो ध्यान रखो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक पॉइंट चाहिए इंटरसेक्शन तो दो लाइन मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब आप आगे ध्यान दो, इसका मतलब यह है कि मेरे पास लाइन कितनी है। तो कभी भी अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो हमेशा ध्यान रखो इसका फॉर्मूला होता है NC2, वेयर N क्या है? नंबर ऑफ लाइंस। और 2 क्यों लिया? क्योंकि एक पॉइंट को हासिल करने के लिए हमें जो है दो लाइनों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5C2 विच इज इक्वल टू 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि सोल्व करके कितना आ जाएगा? 10। तो 5 लाइन मैक्सिमम एक दूसरे को कितनी जगहों पे काटेंगी? 10 जगहों पे एक दूसरे को वो काटेंगी। आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको समझो। मान लेते हैं प्लेन है, प्लेन कुछ भी हो सकता है। प्लेन एक ऐसी चीज होती है जिसकी लेंथ और विड्थ इनफाइनाइट होती है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे अगर मैंने एक लाइन खींची तो इसने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया? तो दिमाग में आपके आना चाहिए इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट या फिर सेक्शन। मैंने दूसरी लाइन खींची तो कितने पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड किया? तो आपको दिखना चाहिए कि हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स है। मतलब 2 लाइन किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला? 1 मिला। मैंने एक और लाइन खींची तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 और मिले। लेकिन पार्ट्स पे ध्यान दो, पार्ट्स या सेक्शन मतलब वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? तो 4, एक ये दिखा 5, एक ये दिखा 6, ठीक है, और आपको एक ये दिखा यहाँ पे 7। ऐसे ही अगर मैं एक और लाइन खींचू, देखो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम कोशिश करेंगे, ड्रॉ कैसे करते हैं? जब लेट्स से मैं चौथी लाइन खींच रहा हूं और मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए तो मैं उस लाइन को ऐसे खींचूंगा कि इस प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइन है ना उन सबको काटे, तभी मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे। लेट्स से मुझे चौथी लाइन खींचनी है, मुझे ऐसे काटना पड़ेगा कि ये सारी लाइनों को ये कट करते हुए जाए। तो देखो पॉइंट दिखा आपको, इंटरसेक्शन इनकी आपसे यही पूछा है। शॉर्टकट है ये NC2,
डायरेक्ट, वेयर एन इज नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन थोड़ा सा और अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आपसे क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी सेक्शंस। ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो मुझे कितने इसमें अब नए पार्ट मिलेंगे, 7। तो एक ये दिखा मुझे यहाँ पे 8, एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये 9, और एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये 10। या उसको बोल दो 9, या फिर आप नीचे की तरफ बोल दो, आप किसी को भी बोल सकते हैं। समझ आया? तो पार्ट्स मतलब सेक्शन मतलब कि एक प्लेन को वो लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये प्लेन सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब टोटल डायरेक्टली हम कैसे निकालें, तो ध्यान रखो, आपको टोटल पार्ट्स अगर आपसे कभी पूछ रहा है, ठीक है, टोटल पार्ट्स या सेक्शंस अगर कभी आपसे पूछा है तो आपका आंसर होगा n+1/2n+1। और पूछ सकता है कितने ओपन पार्ट हैं, तो ओपन पार्ट्स जो हमेशा होंगे वो होंगे आपके ट्वाइस ऑफ n। दोबारा ध्यान से दो, मेरे पास एक लाइन थी, कितने पार्ट बने, 2 पार्ट बने, n की जगह रखो 1, तो 1+2, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 पार्ट्स। मैंने दूसरी लाइन खींची, टोटल कितने पार्ट्स बने, तो 1 2 3 4, आप 2 रखो यहाँ पे, मैंने 2 रखा, तो 2 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 4 आ गया। आप तीसरी लाइन खींचो, तो कितने पार्ट आए मेरे पास, तो देखोगे आप 4 5 6 और ये 7, तो टोटल कितने पार्ट आए, 7 पार्ट आए। 3 पुट करो यहाँ पे, 3 4 डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 7 आ गया। क्या पूछा, ओपन पार्ट, ओपन पार्ट 2n कर दो, 3 लाइनें हैं, 3 का दुगना 6, मतलब 6 पार्ट कैसे होंगे, ओपन। टोटल कितने थे, 7, 7 में से 6 गया, मतलब एक पार्ट हमारा कैसा होगा उसमें, क्लोज पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है सीडीएस के अंदर, पर आ सकता है, इट मे बी अ फ्यूचर क्वेश्चन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 4 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल्स फॉर्म। ध्यान रखो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एंगल्स आपको बताने हैं। तो अगर आप 4 लाइन देखोगे, लेट्स से 4 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन है जो इनको काट रही है, तो ध्यान देखो, आपको ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट, ये क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पे देखो, अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये भी कितना हो जाएगा x, ये भी कितना होगा x एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर पूछता टोटल एंगल, तो यहाँ पे टोटल एंगल 1 2 3 4, 4 8 4 12 4 16, टोटल एंगल मतलब 16, लेकिन डिफरेंट एंगल मतलब 2। अब ध्यान रखो, कितनी भी पैरेलल लाइन आपके पास हो और ट्रांसवर्स लाइन उसको काट रही है, तो हमेशा एंगल 2 होंगे, या तो सारे एंगल थीटा बनेंगे या फिर सारे एंगल x बनेंगे। तो डिफरेंट एंगल पूछा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा हो जाएगा। देखो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बिना सोल्व करे आप इसको निकाल सकते हो, पूरा सोल्व करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। पहले आप इसको खुद से आप ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन पे एग्जाम के अंदर। उसने बोला है कि 2 पैरेलल लाइन है P और Q, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और आपसे एक्स वाई जेड एंगल्स की वैल्यू पूछी है, आपको कुछ इक्वेशंस यहाँ पे दे रखी हैं। आप एक चीज देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये किसका काम कर रही है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, और अगर ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये दोनों बराबर दिखे तो आप कह सकते हो कि x/3 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, थ्राइस ऑफ y। x जो भी होगा वो y के 3 गुना होगा। कितने ऑप्शन में है, क्या बेटा, x यहाँ पे 80 है, y कितना है इसमें 40, क्या आंसर होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये 50 और ये 80, क्या 3 गुना है, नहीं होगा। 40 और 70 क्या है, नहीं होगा। यहाँ देखो y कितना है 20, x कितना है, क्या उसका 3 गुना है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या आ गया, डेल्टा। आपको सोल्व भी नहीं करना है इसमें। तो ये जो अप्रोच है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको एग्जाम के अंदर दिखना चाहिए। ये कब दिखेगा, जब आप ऐसे प्रैक्टिस करके जाओगे। अगेन अभी मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि d इज द नंबर ऑफ डिग्री एंड r इज द नंबर ऑफ रेडियन। तो क्या रिलेशन बताया था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर बिलो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PA बाइसेक्ट एंगल P एंड SA बाइसेक्ट एंगल S, व्हाट इज एंगल PAS इक्वल टू। अगर लास्ट सेशन आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था
ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन। ये एक ट्रांसवर्स है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पे आके मिला, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था डायरेक्ट आप कह सकते हो 90 डिग्री। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कैसे प्रूफ करते हैं इसको, ध्यान दो। अब आपको यह पता जरूर होना चाहिए था कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब 2x माना एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, x और x। इसको मान लेते हैं y, 2y। तो ये कितना हो गया हमारे पास, y और y, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गई, 90 डिग्री। अब ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी कितना होता है, 180। अगर x और y का सम 90 है, तो बचे हुए एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप सोल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि बहुत बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब आप एंगल बाय एंगल इसमें जो आप सोल्व करते हैं, पर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें बताने वाला हूं जिसको आप याद रखो, और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। बस कंडीशन क्या है, यू शुड हैव अ पैरेलल लाइंस, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइंस इन द फिगर गिवन बिलो, PQ इज पैरेलल टू, देखो PQ पैरेलल है किसके, RS के, और PR पैरेलल है आपकी जो है बेटा QS के। इफ LPR इज इक्वल टू 35, जो LPR है ये वाला, तो ये एंगल कितना है आपका 35 है, और UST कितना है, ये 70 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज MPQ, आपसे ये वाला एंगल पूछा है कि बताओ क्या होगा। ध्यान से देखो इस फिगर में क्या करना है, या कॉन्सेप्ट पहले आप समझो। वेन एवर यू हैव अ ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइंस, देखो आपके पास एक ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइंस है, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाला ग्रुप आपस में पैरेलल है और ये वाला ग्रुप आपस में पैरेलल है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखो ध्यान रखो, आप याद रखो इस फिगर को, इस फिगर को याद रखो। याद रखने का तरीका, इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, तो इस एंगल को मैं बोलूंगा अपर राइट, इसको मैं क्या बोलूंगा, लोअर राइट, इसको मैं क्या बोलूंगा, अपर लेफ्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा, लोअर लेफ्ट। अब याद रखो ये बेसिकली है क्या, ये जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके एक एंगल्स को हमने याद रखा। अब कहने का मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल देखो, मान लिया ये एक्स है, तो ये देखो ये क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमेशा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये एक्स क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये एक्स, जब आप इससे इसको रिलेट करोगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये क्या है, अपर राइट। इसका मतलब इस ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइन में जितने भी एंगल होंगे जो अपर राइट आएंगे वो हमेशा एक्स होंगे। इन द सेंस आप इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे अपर राइट एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये है अपर राइट, ये है लोअर राइट, ये है अपर लेफ्ट, ये है लोअर लेफ्ट, तो ये भी हमेशा क्या होगा, एक्स। ध्यान रखो वेन एवर यू हैव अ ग्रुप ऑफ लाइन, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी। किसी भी पॉइंट पर जाओ, जैसे इस पॉइंट पे आए, तो इस पॉइंट पे देखो अगेन ये क्या है, अपर राइट, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी डायरेक्ट। बस ये क्वेश्चन खत्म। अब ध्यान से देखो इस पे, बेटा ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ये कौन सा एंगल है, इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा एंगल है, ये लोअर राइट। तो इस ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइन में हमेशा जो भी एंगल लोअर राइट होंगे वो सारे 70 के बराबर होंगे। अब यहां पे आ जाओ, ये पैरेलल था इसके, क्योंकि ये सेम ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल अपर राइट, ये वाला एंगल लोअर राइट, तो ये भी डायरेक्ट आप कह सकते हो कितना आ गया, 70। अब देखो ये अगर आपको पता था तो कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अदरवाइज आप कैसे करते कि ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ये भी 70, फिर यहां से आप आते 110, फिर यहां से इसको आप निकालते। इतना नहीं करना है, इतनी देर में आंसर आता है हमारा। अब ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितना आ गया, 105, बचा कितना, 75। तो ये वाला एंगल हमारा कितना चला जाएगा, 75 डिग्री। 40 दिया आंसर। पर ये था जो आपको यहां पे पता होना चाहिए था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी ऑन अ प्लेन। एक प्लेन पे 3 स्ट्रेट लाइन है और आपको कुछ स्टेटमेंट ध्यान देने हैं। वो क्या है, इफ ए एंड सी आर पैरेलल एंड बी एंड सी आर पैरेलल देन ए एंड बी आर पैरेलल। बना लो,
सोचना नहीं है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखे आप बना लो। उसने बोला ए और बी पैरेलल है, तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ए और सी, ओके, ए एंड सी आर पैरेलल, तो इसको सी कर देते हैं, और बी इसके पैरेलल है तो बी यहां बना देंगे। ए सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल, तो क्या ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ये सी है, ए क्या है इसके? परपेंडिकुलर, ये लाइन हमारी ए है। उसने क्या बोला है? एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, और बी क्या है? बी लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्स लाइन अगर काट रही है, अगर वो पैरेलल है तो कब होंगी? उनके बीच के एंगल 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये 90 तो ये भी 90, ये अगर पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट आप रीड करो। इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू द एक्यूट एंगल बिटवीन बी एंड सी। एंगल कैसे हम बनाते हैं? ये मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल है, अगर ये ए है लाइन और ये सी है, ये एक्यूट एंगल इन दोनों के बीच में कैसा है? बराबर है। और बी और सी के बीच में, तो ये अब ये सी है, तो बी के बीच में एक्यूट एंगल हम कैसे बनाएंगे? आप ध्यान रखो, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये ए और सी के बीच में और ये बी और सी के बीच में, अगर ये एक्यूट एंगल दोनों बराबर है तो क्या ए और सी पैरेलल, ए और बी हमारे पैरेलल होंगे? बिल्कुल। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये पैरेलल है तो ये क्या है? ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, तो ये एंगल कैसे होंगे? ऑल्टरनेट। तो ये कब इक्वल होते हैं? व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? अल्फा। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था कि देयर आर 8 लाइंस इन अ प्लेन, नो 2 ऑफ विच आर पैरेलल। दोनों में से कोई भी पैरेलल नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दे कैन इंटरसेक्ट? मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? बनाने का तरीका, ये एक प्लेन है, डायरेक्ट देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 8c2 या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, आंसर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 28, डायरेक्ट हमारा आंसर। लेकिन ड्रॉ करने का तरीका, ये एक प्लेन है, हमने पहली लाइन खींची तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितनी है? 0, क्योंकि एक पॉइंट पाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। अब तीसरी लाइन खींचूंगा तो मतलब जब हम एक अगली लाइन खींच रहे हैं ना, तो पिछली जितनी भी लाइन हमारे पास उस प्लेन के अंदर है वो सबको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो अब अगर मैं चौथी लाइन खींचूंगा तो ऐसे खींचनी पड़ेगी कि इन सबको वो काटते हुए जाए। तो ये है इसका बनाने का तरीका। और याद क्या रखना है आपको इसमें? नंबर ऑफ टोटल सेक्शंस, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स जो इस प्लेन को ये डिवाइड कर रही है लाइन। पॉइंट के अलावा क्या रखना है हमें? नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ सेक्शंस। क्या बताया था? तो आप लोग मुझे बताएं कि ये 8 लाइन ये इस प्लेन को कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे? टोटल पार्ट्स कितने होंगे? आप सब लोग मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए। The length of a line segment AB is 2 cm. It is divided into 2 parts at a point C such that AC square is equal to AB into CB. What is the length of BC? कुछ नहीं करना, पहले आप एक फिगर फॉर्म करो। उसने बोला है कि एक लाइन है AB, ये बना लेते हैं, और किसी पॉइंट C पे इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, और AB की लेंथ कितनी है? तो AB की लेंथ है हमारी 2 सेंटीमीटर। किसी एक पॉइंट पे C पे हमने इसको डिवाइड किया इस तरीके से कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BC। आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC पूछा है, BC मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अगर BC x है तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस एक्स। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें आप पुट कर दो AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? 2 सेंटीमीटर, BC कितना है? x। हम सोल्व करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी माइनस 4x इज इक्वल टू 2x। ये सोल्व करके कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या लगा देंगे? इक्वालिटिक फॉर्मूला। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर या b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये 6 माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, और 20 को डिवाइड करेंगे 2√5 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड कर देंगे 2 से, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई?
एक्स के लिए 3 प्लस माइनस रूट 5। लेकिन आप एक चीज देखो, ए बी की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो क्या बी सी की लेंथ 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसीलिए तो एक्स के यहाँ पे क्या बचेगी, तो 3 प्लस तो होगा नहीं, 3 हमेशा माइनस होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ब्रावो। देखो बेसिक आपको सोल्व करना था और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो लोकस वाले क्वेश्चन लास्ट सेशन में मैंने आपको बहुत कराए थे और आपको बताया भी था कि किस तरीके से लोकस पे क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला है इसने? द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन अगर ये आपको दिख रही है तो ऐसे पॉइंट का लोकस जो दोनों से बराबर दूरी पर होता है वो क्या बनता है? एंगल बाइसेक्टर। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताई थी कि इस एंगल बाइसेक्टर पे जब आप एल्टीट्यूड डालोगे यहाँ पे किसी भी पॉइंट से, दोनों साइड पे डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। अगर आपने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड डाला है तो इनकी लेंथ आपस में कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ टू लाइन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज ऑलवेज क्या बनेगा? वो एक एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अब एंगल बाइसेक्टर तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना था कि ये एंगल बाइसेक्टर ऊपर भी बन सकता है और ये एंगल बाइसेक्टर नीचे भी बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस आपको ये ध्यान रखना था। और ध्यान रखना सर्कल के अंदर, टेंजेंशियल सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। वहां पे आपको और ज्यादा समझ में आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो इंटरसेक्ट के ऊपर है और ये क्वेश्चन मतलब लाइंस और एंगल के अंदर इट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जाम्स के अंदर दिखता है। क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस आर पैरेलल लाइंस। आपस में पी क्यू आर कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। और ये जो आपको दिख रहा है एल और एम, ये कैसी हैं? दो ट्रांसवर्स लाइन है। आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन और आपसे पूछा है वो सही है और या फिर वो गलत है, आपको ये बताना है। देखो इस इंटरसेप्ट में हमेशा ध्यान रखो, आपको मैं एक बता देता हूं कि ये जो इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है तो ए बी अपॉन बी सी हमेशा बराबर होगा डीई अपॉन ई एफ के। और इसके साथ साथ और क्या होगा, आप ये भी कह सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो पर दोनों तरफ आपको सेम कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, अपॉन डी एफ। आप ये भी कह सकते हो यहां से कि बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन डी एफ। यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन। बेसिकली इन सबका रेशियो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अब स्टेटमेंट देख लो, उसने बोला ए बी रेशो ए सी इज इक्वल टू डीई रेशो डी एफ। तो बिल्कुल ये वाला आ गया, ए बी रेशो ए सी इज इक्वल टू डीई रेशो डी एफ। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। आगे क्या बोला है उसने? ए बी इंटू ई एफ, तो ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डीई। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए ओ सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए ओ डी देन द 4 एंगल्स एट ओ आर। ठीक है, दो लाइंस हैं, मान लेते हैं ये ए बी है और ये हमारे पास कितना है? ये दूसरी लाइन कौन सी है? सी डी। ये सी डी है और एक दूसरे को कहां पे काट रही है? ये ओ पे काट रही है। तो 4 एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपसे पूछा है कौन कौन से एंगल, अगर ए ओ सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए ओ डी। अभी देखो देखने में आपको लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब उसने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस पे मत जाना, आपको अलग से पता लग जाएगा। तो अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो ए ओ सी कितना है? 5 टाइम्स ऑफ ए ओ डी। तो ए ओ सी और ए ओ डी का रेशो कितना गया? 5:1। आप रेशो से भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं और आप थीटा मान के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ए ओ सी और ए ओ डी ये पूरा क्या बना रहा है? ये बना रहा है स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आपके हिसाब से ए ओ सी रेशो की फॉर्म में कितना है? 5। मतलब ए ओ सी की वैल्यू 5, ए ओ डी की वैल्यू 1। दोनों का सम आप हमारे हिसाब से कितना है? 6। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका सम कितना है? 180 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री। तो एओडी कितना गया? 30 डिग्री। एओसी पूछा है तो कितना जाएगा? 150। अगर ये 150 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 150 वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ब्रावो।
आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं, आप इसको थीटा मान के भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। If a point P moves such that the sum of the square of its distance from two fixed point A and B is a constant, then the locus of the point P is। लास्ट सेशन में बेटा ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए थे अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर। अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस उसने इस बार लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब ध्यान देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने लिखा कहा था, 2 पॉइंट है ए और बी, हमें ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है। ये एक पी एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस, ध्यान रखो, द स्क्वायर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, मतलब ये जो दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, इसकी जो दूरी है, इस पॉइंट की जो दूरी है इन दोनों से, उसके स्क्वायर का सम एक कांस्टेंट टर्म है। आपको याद होगा ये वाली फिगर मैंने आपको बताई थी कि ये कब, ऐसा कब पॉसिबल होगा कि एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ए बी के। तो आपको याद होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तभी एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म आएगा विच इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब ये फिगर आपको याद होना चाहिए था। तो ए और बी फिक्स पॉइंट होते हैं और जहां पे इस सर्कल का सेंटर है ओ, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब मैं इस पॉइंट को घुमाऊंगा तो ये क्या बनाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनाएगा जिसमें ए बी किसका काम कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है। तो जो लोकस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उसने क्या पूछा है, अ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अ सर्कल हो सकता है बिल्कुल, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड आर्बिट्ररी कर्व। अब देखो सारे ऑप्शन गलत हो गए। मैंने क्या बताया, लोकस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक सर्कल का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ब्रावो। अगला क्वेश्चन देखो, 3 पैरेलल लाइंस एक्स वाई एंड जेड आर कट बाय 2 ट्रांसवर्सल एम एंड एन। तो हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है एक्स वाई और जेड, और 2 ट्रांसवर्सल लाइन है एम और एन जो इनको काट रही हैं। एक सेकेंड इसको दोबारा बना देते हैं। 3 लाइन है हमारे पास एक्स वाई और जेड, और ये 2 इंटरसेक्ट हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है एम और एन। उसने क्या बोला है कि ट्रांसवर्स एंड कट लाइन एक्स वाई जेड एट, ये जो काट रही है ये एल एम और एन पे काट रही है, और ये काट रही है यहां से पी क्यू और आर पे काट रही है। आपसे उसने क्या पूछा है कि पी क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और उसने क्या बोल दिया एम एन कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल एम। मान लेते हैं ये एक्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो रेशो होता है पैरेलल लाइंस को, जो ट्रांसवर्सल लाइन काटती हैं वो हमेशा सेम रेशो में काटेंगी। सेम रेशो में काटेंगी मतलब x अपॉन 10.5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, ये रेशो हमेशा कैसा हो जाएगा, बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10.5 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5, हमारा आंसर। ब्रावो इज द आंसर। इसमें याद रखो ये जो रेशो होता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हमेशा बराबर, या फिर एल एम अपॉन एल एन पी क्यू अपॉन पी आर हमेशा बराबर, या फिर एम एन अपॉन एल एन क्यू आर अपॉन पी आर हमेशा बराबर। ये रेशो हमेशा इक्वल होंगे अगर ये पैरेलल लाइन है और ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ y अपॉन x इज इक्वल टू 6 एंड z अपॉन x इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप यहां पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ जो एंगल बनेगा उसका सम हमेशा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है 180 डिग्री के। हमसे x की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कर देंगे x की फॉर्म में। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहां से 6 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पे पुट कर दिया हमने 6x, प्लस z की वैल्यू क्या है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5x, और इसके किसके बराबर आ जाएगा ये 180 के। तो 6 और 5 11 और 1, तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15 डिग्री।
तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 15 डिग्री आ गई सोल्व करके। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के ऊपर ये क्वेश्चन बेसिकली बनाया गया है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। इसमें आपको एंगल्स दे रखे हैं इस फिगर के अंदर और सब एंगल्स का सम पूछा है, तो आप ध्यान से देखो। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट पे ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा क्या होगा, इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल है उनका सम। तो मैं कह सकता हूं ये कितना जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, तो आप बोलोगे ये आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जाएगा 180 माइनस एंगल 1 और एंगल 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। ऐसे आप ध्यान दो, अगर मैं हर कोने पे देखूं तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, ये वाला एंगल इन दोनों का सम। तो ये कितना जाएगा 180 माइनस 7 माइनस 8। ऐसे हम यहां पे देखेंगे तो ये एंगल डायरेक्ट में कह सकता हूं कितना आएगा 180 माइनस 5 माइनस 6, और ऐसे ये एंगल भी कितना आएगा तो 180 माइनस 3 माइनस 4। लेकिन ये क्या दिखा हमें, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये जो फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखो 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस, तो ये चारों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 इंटू 4 माइनस कितना आएगा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा। इन सबका सम किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है। तो यहां से इनका सम निकालना है तो इसको लेकर जाएंगे इक्वल टुगेदर 360 को यहाँ पे, तो 180 इंटू 4 कितना जाएगा ये 720 माइनस 360 इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 कहां तक एंगल 8 तक। तो कितना आएगा हमारे पास ये 360 आ जाएगा। बस आपको यहां पे दिमाग लगाना था, आपको याद कर रखना है कि अगर ये एक ट्रायंगल है और मैं किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दें, ये एंगल अगर x है और ये एंगल अगर y है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है साइड को एक्सटेंड करके, ये हमेशा इंटीरियर जो एंगल होगा उसके अपोजिट एंगल्स के दोनों के सम के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू, PQ पैरेलल है किसके RS के, और आपको दे रखा है यहाँ पे AEF 95 दे रखा है और BHS आपको 110 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे कि ABC की वैल्यू बताओ अगर x है। तो देखो ये पैरेलल है, ये किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है ये ट्रांसवर्स का। तो ये एंगल 95 है तो ये भी कितना होगा यहाँ पे 95। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, किसकी वजह से होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 95 है तो ये पूरा एंगल देखो स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। अगर ये 180 है और ये 95 है तो कितना चला जाएगा ये 85 डिग्री। अब आप याद रखो अगेन वही सेम चीज जो मैंने आपको अभी बताई थी कि ये एक ट्रायंगल है और ये अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ध्यान से देखो आप, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और इस साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर। तो ये 85 है, x क्या रखें कि 85 में जोड़ के कितना आ जाए हमारे पास ये 110 आ जाए। तो कितना जाएगा हमारे पास ये 30 डिग्री चला जाएगा, सॉरी 25, कितना जाएगा ये 25 डिग्री। समझाया नहीं आया आपको ये, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल में, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं मतलब कि 85 प्लस x बराबर 110। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, यहां से माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रायंगल के अंदर, सर्कल के अंदर, लाइंस ट्रायंगल के अंदर आपको पता होने चाहिए। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है, ध्यान से देखो AB पैरेलल है CD के और AC पैरेलल है किसके BG के या BD के। एंगल EAC 40 डिग्री है और वो आपको 55 दे रखा है। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये वाला एंगल पूछा है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। क्या बताया था कि व्हेनेवर यू हैव अ ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइंस, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है इन पैरेलल लाइंस का। तो मैंने क्या बताया था, याद रखो अपर राइट लोअर राइट, अपर लेफ्ट लोअर राइट, इस कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्वल होंगे। तो ये दोनों पैरेलल है, यहां पे देखो ये कितना है अपर राइट लोअर राइट, तो ये पैरेलल ये सेम ग्रुप है तो ये भी क्या है यहाँ पे लोअर राइट, तो हमेशा किसके बराबर होगा 55।
अब ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा हमेशा 180 डिग्री, जिसमें से 95 ये हो गया। तो 95 अगर ये हो गया तो ये एंगल कितना बचा आपके पास 85 डिग्री अल्फा आपका आंसर है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये चीज आपको पता है, अदरवाइज आप कैसे इसको आप सोल्व करोगे, आप देखोगे ये पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ये 55 तो ये भी क्या जाएगा यहाँ पे 55। अब ये 55 ये इसके पैरेलल, ये किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, तो ये कितना आएगा 55। आपने एक स्टेप को कम कर लिया अगर आपको डायरेक्ट ये पता था। तो ये आसान और कब करेगा जब ऐसी फिगर दिख जाए। मान लो आपसे बोला है ये एंगल है x, तो बताओ ये एंगल कितना है। अब सोल्व थोड़ी ना करेंगे हम, ध्यान रखो क्या है ये लोअर राइट, ये भी क्या है लोअर राइट x के बराबर। मतलब आप आसानी से कोई भी एंगल को फाइंड कर सकते हो। The difference between two angles is 15 degree and the sum of the angles is in radian is 5 pi by 12. The biggest angle is k times the smallest angle. What is the k equal to? ऐसा क्वेश्चन है लेकिन आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए। उसने बोला है कि दो एंगल्स का डिफरेंस कितना है। मान लेते एक एंगल है ए और दूसरा है बी, तो उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस है 15 डिग्री। उनका सम कितना है, उनका समीशन है 5 पाई बाय 12। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से मतलब लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 अपॉन पाई। तो हम इस रेडियन को कन्वर्ट करेंगे, जो समीशन हमें दे रखा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसकी फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, हम किस में करेंगे 180 अपॉन पाई से डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कटेगा, 12 से इसको काटेंगे, कितना जाएगा हमारे पास ये 15। तो इन दोनों एंगल का समीशन कितना आया 75। अब आपको ये दिखना चाहिए ऐसे एंगल एज्यूम करो दिमाग में जिनका नंबर मतलब जिनका डिफरेंस कितना है 15, जिनका सम कितना है 75। अगर आप ये एज्यूम कर पाए तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, नहीं कर पाए तो आप लीनियर इक्वेशन है सोल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। क्या दिख रहा है हमें, तो हमें दिखा कि अगर एक एंगल 45 हो जाए और दूसरा एंगल 30 हो जाए तो इन दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री, इन दोनों का सम 75। मतलब ए और बी क्या थे वो 45 डिग्री और 30 डिग्री। अगर नहीं समझ आया तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम इसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा 90 के बराबर आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ए की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसने बोला कि आगे क्या बोला द बिगर एंगल, तो बिगर एंगल कितना है 45 इज के टाइम्स ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। के की वैल्यू पूछा है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 अपॉन 30। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, यही आपसे पूछा। अब देखो ये अप्रोच करने का तरीका होता है क्वेश्चंस के ऊपर कि आपको एग्जाम में क्या चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि सब कुछ आप दिमाग में नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में इजीली आप अप्रोच कर पाओगे इन क्वेश्चंस पे और आप उनको कम टाइम में सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, देखो इसके बाद बेटा डायरेक्टली कोई लाइंस और एंगल का क्वेश्चन नहीं आया है। आप देख पा रहे होगे हमने 2023 तक बोला है, लेकिन 2020 के सेकंड के बाद कोई डायरेक्ट क्वेश्चन लाइंस और एंगल का नहीं आया हुआ है। तो आज के सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगा बेटा अगले सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल।